अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है और मुल्क में कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। डेविस में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट के नाम से मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम जमहूरियत सीख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी जो हो रहा है जमहूरियत के दायरे में रहते हुए हो रहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती की एक मिसाल मेरी तकरीब में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी है। हम सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तमाम इदारे आइन और कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि LOC और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फौज की खिलाफ वर्जियों का जवाब देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। हम इसका जवाब दे भी सकते हैं, मगर सब्र और तहम्मुल की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान को चीन की क़यादत के वन बेल्ट वन रोड इक़दाम का हिस्सा बनने का एजाज़ हासिल है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से कई ममालिक को रोजगार के मौक़े, सनती तरक्की और राबतों में बेहतरी की सूरत में फ़वाइद पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती एक मुस्बत और खुशाइंद इशारिया है और तमाम इदारों को यकजा होकर और हाथों में हाथ डालकर मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की सख्त मेहनत और अज़्म के बायस अमन व अमान की सूरत हाल में तब्दीली आई है और मुल्क पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। हुकूमती इक़दामात की वजह से पाकिस्तान के पास अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा गैस मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पायदार और मौसर अंदाज में तवानाई की किल्लत पर काबू पाया है। गवादर की बंदरगाह अब ऑपरेशनल हो चुकी है, जहां आलमी मयार की शिपमेंट्स और लॉजिस्टिक सहूलतें मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करना चाहिए। इलावा वज़ीर आज़म से आलमी इक़्तिसादी फोरम के बानी और चेयरमैन प्रोफेसर क्लास श्वाब ने भी मुलाकात की और पाकिस्तानी मईशत में नुमायां नमू हासिल करने पर मौजूदा हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कोई कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाने से सादिक और अमीन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के इंतखाबी अजरदारी केस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार हुमायूं अकबर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रिब्यूनल ने बैंक अकाउंट न बताने पर 99F के तहत नाअहल करार दिया। ट्रिब्यूनल के फैसले से मेरा मुवक्किल इलेक्शन के लिए ताहयात नाअहल हो गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपने अकाउंट में पड़े 37 लाख रुपए जाहिर नहीं किए। नवाज शरीफ के मुकदमे में कह दिया है कि असासा छुपाना बददियानती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाने पर कोई सादिक और अमीन नहीं रहता। आर्टिकल 62(1)F की नाअहली 1 साल की होगी। 5 की ताहयात ये तयन करना बाकी है। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि आर्टिकल 52(1)F पर लार्जर बेंच 30 जनवरी तक समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच आर्टिकल 62(1)F पर जो भी फैसला देगा वही आइंदा का कानून होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने मर्दान में 4 साला बच्ची आसमा के साथ ज्यादती और कत्ल का अज़ खुद नोटिस ले लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जिला मर्दान में 4 साला बच्ची आसमा के साथ ज्यादती और कत्ल का अज़ खुद नोटिस लेते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने वाक़े का अज़ खुद नोटिस मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया। दूसरी जानिब DG फोरेंसिक साइंस एजेंसी अशरफ ताहिर ने आसमा के साथ ज्यादती की तस्दीक करते हुए कहा है कि तफ्तीशी टीम ने आसमा के खून, नाखून और बालों के नमूने भिजवाए थे। इसके अलावा आसमा के कपड़े, जूते और गिलास का लैब टेस्ट भी करवाया गया है। उनका कहना था कि अगला मरला मुल्ज़िम का DNA मैच करने का है, जबकि आसमा की DNA रिपोर्ट मर्दान पुलिस को भिजवा दी गई है। 15 जनवरी को लापता होने वाली 4 साला आसमा की लाश खेतों से मिली थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आसमा के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई थी। इस वाक़े पर मर्दान के ज़िले पुलिस सरबराह मियां सईद का कहना था कि इब्तदाई तिबी रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि बच्ची को कत्ल करने से कबल उस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है। चंद रोज कबल खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में 4 साला बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस में 5 गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए गए। अगली समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद एहसासाजात रेफरेंस की समाअत की। मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लाहौर के मोहम्मद नईम ने बयान कलमबंद करा दिया। गवाह नईम ने बयान में कहा कि नैब की तरफ से तलबी के बाद 22 अगस्त को नैब लाहौर में पेश हुआ। नैब को इसहाक डार और उनकी अहलिया के नाम पर मौजूद गाड़ियों की तफसीलात फराहम की। इसहाक डार के नाम पर मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में 3 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई। 34 लाख से जायद मालियत की LZE 19 नंबर गाड़ी इसहाक डार ने बाद में अपनी बीवी के नाम पर मुंतकिल कर दी। LRS
9700 نمبر کی گاڑی اسحاق ڈار نے سیدہ زہرا منصور کے نام پر منتقل کی۔ تفتیشی افسر نے میری فراہم کردہ دستاویزات کا سیزر میمو تیار کیا اور بیان بھی قلم بند کیا۔ گواہ نے کہا کہ اسحاق ڈار کے خلاف دوسرے گواہ بینکنگ ایکسپرٹ ظفر اقبال مفتی نے بیان قلم بند کروایا ہے۔ انہوں نے اسحاق ڈار، ان کی اہلیہ اور کمپنیز کے اکاؤنٹس کی تفصیلات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ گواہ نے کہا کہ اسحاق ڈار، ان کی اہلیہ اور کمپنیز کے مختلف بینکوں میں 15 اکاؤنٹس ہیں۔ اسحاق ڈار اور ان کی اہلیہ کے نام پر 7 جبکہ کمپنیز کے نام پر 8 بینک اکاؤنٹس ہیں۔ تمام بینک اکاؤنٹس میں مختلف اوقات میں مجموعی طور پر 1,80,81,204 ملین جمع کروائے گئے۔ مختلف ٹرانزیکشنز کے ذریعے ان اکاؤنٹ سے 150 کروڑ روپے سے زائد نکلوائے بھی گئے۔ گواہ نے بتایا کہ اگست 2017 تک ان اکاؤنٹس میں 1,57,48,91,000 روپے موجود تھے۔ الائٹ بینک پارلیمنٹ ہاؤس برانچ میں اسحاق ڈار کے اکاؤنٹ میں تقریباً 1,08,00,000 روپے موجود تھے۔ اسحاق ڈار کے بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں تقریباً 78,20,00,000 روپے موجود تھے۔ اسحاق ڈار کے حبیب بینک کے اکاؤنٹ میں 60 لاکھ روپے موجود تھے۔ گواہ نے کہا کہ اسحاق ڈار کی اہلیہ کے حبیب میٹروپولیٹن بینک کے اکاؤنٹ میں 1,75,00,000 روپے موجود تھے۔ تبسم اسحاق ڈار کے البرکہ بینک اکاؤنٹ میں 1,29,00,000 روپے موجود تھے۔ گواہ ظفر اقبال نے کہا کہ تفتیشی افسر کی ہدایات پر اسحاق ڈار، ان کی اہلیہ اور کمپنیز کے اکاؤنٹس کی بینک کریڈٹ انفلوز رپورٹ تیار کی، اکاؤنٹس کے حوالے سے معلومات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے حاصل کی ہیں۔ اسحاق ڈار کے خلاف تفتیشی افسر نے نیب کے آفیسر اقبال حسن اور عبید سائمن کی موجودگی میں میرا بیان قلم بند کیا ہے۔ برطرف ڈائریکٹر نادرہ قابوس عزیز کا بیان بھی قلم بند کیا گیا۔ قابوس عزیز نے کہا کہ چیئرمین نادرہ کی ہدایت پر 21 اگست 2017 کو نیب لاہور میں پیش ہوا۔ نیب کو اسحاق ڈار کے فیملی ٹری سے متعلق دستاویزات پیش کی۔ قابوس عزیز نے کہا کہ اسحاق ڈار کی بیٹی صدیقہ عادل رانا کے حوالے سے پرسنل انفارمیشن بھی نیب کو فراہم کی۔ نیب کو فراہم کردہ دستاویزات ڈیٹا بیس سسٹم سے پرنٹ کیے۔ قابوس عزیز نے بتایا کہ نیب کو فراہم کردہ دستاویزات کے کوڈ لیٹر پر PS2 چیئرمین کے دستخط موجود ہیں۔ چوتھے گواہ سید احمد خان نے اپنا بیان قلم بند کروایا۔ گواہ سید احمد خان کا تعلق الیکشن کمیشن اسلام آباد سے ہے۔ گواہ سید احمد خان ڈپٹی ڈائریکٹر الیکشن کمیشن ہے۔ بیان قلم بند کرواتے ہوئے گواہ نے بتایا کہ 29 اگست 2017 کو نیب لاہور میں پیش ہوا۔ گواہ نے کہا کہ نیب کے تفتیشی افسر کو اسحاق ڈار کی جائیداد کے حوالے سے ریکارڈ پیش کیا گیا۔ گواہ نے کہا کہ 2003 سے 2016 تک اسحاق ڈار کی تمام جائیداد کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کی۔ جج محمد بشیر نے نیب پروسیکیوٹر کو حکم دیا کہ تمام دستاویزات کو سنبھال کر رکھیں، ملزم جب واپس آئے گا تو ان پر جرح بھی ہونی ہے۔ گواہ مرزا فیض الرحمان نے عدالت میں اپنا بیان قلم بند کروایا۔ 1988 میں اسحاق ڈار نے بلاک H گلبرگ 3 لاہور پر پراپرٹی نمبر 7 خریدی۔ آج بھی اسحاق ڈار اس پراپرٹی کے مالک ہیں۔ سیل ڈیل کے مطابق اس وقت اس کی قیمت 20,50,000 تھی۔ اہم گواہ واجد ضیاء کو اگلی سماعت پر طلب کر لیں، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا سپریم کورٹ سے ریکارڈ کے لیے درخواست دینی پڑے گی، کیونکہ واجد ضیاء کے بیان سے متعلق تمام ریکارڈ سپریم کورٹ میں ہے۔ عدالت نے اگلی سماعت میں گواہ واجد ضیاء کے علاوہ تمام دیگر گواہان کو طلب کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی۔ گواہ اشتیاق احمد نے بھی بیان قلم بند کروایا۔ اشتیاق احمد کا تعلق ان لینڈ ریونیو لاہور سے ہے۔ 23 اگست کو نیب لاہور میں نیب کے تفتیشی افسر نادر عباس کے سامنے پیش ہو کر بیان قلم بند کروایا۔ ریکارڈ ترتیب ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بیان مکمل نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گستاخانہ مواد سے متعلق درخواست کی سماعت۔ عدالت نے حکومتی اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ سے پوچھا کہ بتائیں کہ پورنوگرافی کیسے پھیلائی جا رہی ہے، حکومت نے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ پورنوگرافی کا پورا انٹرنیشنل گینگ ہے جس سے کسی بھی گھر کی زینب اور کلثوم محفوظ نہیں۔ پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم سے متعلق وزارت IT کا مجوزہ مسودہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی نے کہا کہ ڈرافٹ کے مطابق تعلیمی اداروں میں پورنوگرافی کو فری ہینڈ دے رہے ہیں۔ ڈرافٹ میں پورنوگرافی کی تعریف نہیں لکھی گئی۔ ایسا کون سا لٹریچر ہے جو پورنوگرافی پر مشتمل ہوتا ہے؟ وزارت IT میں ایسے دماغ ہیں جن میں کیڑا ہے، جن کا مقصد پاکستان کو سیکس فری بنانا ہے۔
दौरान समाअत स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर 4 इजलास किए हैं। PTI ने 212 वेबसाइट्स, 22,210 वेबसाइट्स के लिंक्स ब्लॉक कर दिए हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा, टीवी चैनल्स पर मॉर्निंग शोज ने तबाही फेर दी है। जो मॉर्निंग शोज बुनियादी अखलाकियात और इस्लामी शायर के खिलाफ हैं, उन चैनल्स पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। पैमरा क्या कर रहा है? क्या पैमरा बेबस है? दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी और पोर्नोग्राफी की तरबियत का मरकज़ हॉलीवुड है। जराइम फैलाने में हॉलीवुड का मरकजी किरदार है। इल्ज़ाम हमारे मदारिस पर लगाया जाता है। जहाज़ कैसे अगवा होते हैं, कत्ल कैसे करते हैं, जराइम की मुकम्मल तरगीब दी जाती है। लॉस एंजल्स दहशतगर्दी का मरकज़ है। बच्चों की तमाम वीडियो गेम्स भी जराइम पर मबनी हैं। अदालत ने 15 रोज़ में चेयरमैन PTA और मेंबर फाइनेंस PTA की भी तैनाती का हुक्म दे दिया। अदालत ने पैमरा से मॉर्निंग शोज में पोर्नोग्राफी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। मॉर्निंग शोज फहाशी फैला रहे हों तो चैनल्स के खिलाफ पैमरा कार्रवाई करे। अदालत ने फहाशी रोकने से मुतल्लिक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें काबीना, इत्तलाआत, IT, कानून, दाखिला पर मुश्तमिल कमेटी कायम करे। कमेटी बैरून मुल्क से आने वाली फिल्मों का भी जायजा ले। पाकिस्तान के कल्चर अखलाकियात के खिलाफ फिल्मों पर पाबंदी लगाई जाए, जिसके बाद समाअत 15 रोज तक मुलतवी कर दी गई। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रहनुमाओं के बयान अमन के लिए शदीद खतरा हैं। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ ने सेनेट में अपने तहरीरी जवाब में कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसाइल बशमूल जम्मू और कश्मीर तनाज़े का हल चाहता है। भारतीय वजीर खारिजा के 2015 के दौरे पाकिस्तान में इत्तेफाक हुआ था कि 2 तरफा बातचीत शुरू की जाए। बदकिस्मती ये है कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात का जवाब भारत से नहीं दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रहनुमाओं के बयानात अमन के लिए शदीद खतरा हैं, जबकि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की काबिज अफवाज की कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ तशवीश का बायस हैं। 2018 में भारतीय अफवाज ने 170 से ज्यादा मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की। भारत ने LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जानबूझकर कशीदगी बढ़ा दी है और सिर्फ 24 दिनों में 11 शहरी शहीद और 48 जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग का मामला। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फंड फंडिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने की। अकबर एस बाबर अपने वकील सैयद अहमद हसन के साथ अदालत में पेश हुए, जबकि PTI की जानिब से अनवर मंसूर और फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील अहमद मंसूर ने कहा कि बैंक अकाउंट्स की तफसील हर किसी को नहीं बता सकते, सिर्फ अथॉरिटी इदारे को बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल का हक है। इलेक्शन कमीशन टेक्निकल तौर पर PTI के खिलाफ पार्टी बना हुआ है, जिस पर वकील अकबर एस बाबर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI फंड फंडिंग केस पर फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास जांच पड़ताल का इख्तियार है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि साजिशी अनासिर को 2018 के इंतखाबात में अवाम जवाब देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जाती उमरा में लीगी कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर कारकुनों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि साजिशी अनासिर को अवाम 2018 के इंतखाबात में जवाब देंगे। अवामी रब्ता मुहिम में तेजी लाएंगे, जिसके लिए लीगी कारकुन मुतहर्रिक हो जाएं। नून लीग के कारकुनान तैयार हो जाएं, मुल्क भर में जलसे जुलूस करेंगे। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में वोट के तकद्दुस और अदल की बहाली के लिए मैदान में निकलेगी, जबकि खोखले नारे लगाने वाले हमारे तरक्याती कामों का मुकाबला करके दिखाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुताल्लिक इजलास हुआ। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्लीर एक्सप्रेस वे की तामीर का ये मंसूबा बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर की बुनियाद पर तामीर होगा। 38 किलोमीटर तवील सड़क बनेगी और मुल्लीर नदी के साथ तामीर होगी। कराची थीम एंड सफारी पार्क मंसूबे के मुतल्लिक KMC ने एक तजवीज़ बनाई है कि कराची थीम पार्क और सफारी पार्क को बनाया जाए। पार्क की तरक्की न सिर्फ स्टेट ऑफ आर्ट से होगी, बल्कि एक बेहतरीन फैमिली तफरीह गाह भी होगी। इजलास में पीपल्स पार्टी पॉलिसी बोर्ड ने रानी बाग तफरीही पार्क मंसूबे पर बातचीत की। 45 एकड़ अराजी पर बने इस पार्क में चिड़ियाघर, फन लैंड, ओपन एयर थिएटर, बोटिंग एरिया और गार्डन एरिया हैं। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी बोर्ड इस पार्क में तकनीकी तशख़्ख़ुस करके छोटा सिनेमा भी बनाए। साबिक SSP मलीर पर हमले में जाँ बहक होने वाले एक शख्स की शनाख्त कर ली गई। साबिक SSP मलीर राव अनवार पर 16 जनवरी को मलीर लिंक रोड पर मशकूक हमले में हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त
34 साला गुल सईद वल्द इनाम गुल के नाम से कर ली गई है। हलाक होने वाला शख्स औरंगी टाउन में मकान नंबर A47 मोहल्ला फरीद कॉलोनी सेक्टर 10 कराची का रिहायशी था, जबकि इसका आबाई ताल्लुक पेशावर से है। दूसरी जानिब शनाख्त किए जाने वाले शख्स के साथ मारे जाने वाले दीगर 2 अफराद की शनाख्त ताहाल नहीं की जा सकी। राव अनवार ने दावा किया था कि वो दफ्तर से घर जा रहे थे कि मलीर लिंक रोड पर उनकी बख्तरबंद गाड़ी पर खुदकुश हमला किया गया, जबकि DIG ईस्ट सुल्तान अली ख्वाजा और CDT के अफसरान की जानिब से जाए वक़ुआ के जायजे के बाद हमले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है। पंजाब हुकूमत के इजलास में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, ज़ैनब के कातिल इमरान का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की सरबराही में पंजाब हुकूमत की सब कैबिनेट कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। ज़राए का कहना है कि इजलास में ये बात सामने आई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट दी है कि ज़ैनब के कातिल इमरान का कोई बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, जबकि जाली फहरिस्त सामने लाकर अवाम को गुमराह करने की साजिश की गई। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि ज़ैनब कत्ल केस के मुलजिम के बैंक अकाउंट्स के बारे में स्टेट बैंक के हवाले से चलाई गई खबरें गलत हैं। वजारत मजहबी अमूर ने शेड्यूल के मुताबिक आज होने वाली हज कुरानदाजी मौखिर कर दी। वजारत मजहबी अमूर ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सरकारी स्कीम के तहत आज होने वाली हज कुरानदाजी मौखिर कर दी। इस हवाले से वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि हज 2018 मुआहदे पर दस्तखत के लिए सऊदी अरब जाऊंगा। सऊदी अरब के साथ हज मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। हज के तमाम मामलात बर वक्त मुकम्मल करना चाहते हैं और हज ऑपरेशन में ताखीर हुई तो जिम्मेदारी उन पर होगी जो इसका बाइस होंगे। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से हज 2018 के लिए जाने वाले खुशनसीबों के नामों की कुरानदाजी आज की जानी थी और दरख्वास्त गुजारों को कामयाबी और नाकामी की इत्तला बजरिया SMS दी जानी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेक व्यू पार्क में कायम बर्ड एवेरी के कॉन्ट्रैक्ट में बेकायदगी के केस की समाअत। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन CDA के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने की। CDA के मेंबर एडमिन और मेंबर माहौलियात अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार अहमद अवैस ने कहा कि CDA ने लेक व्यू पार्क में बर्ड्स एवरी के लिए 5 साल कबल 7.5 एकड़ ज़मीन देने का मुआहदा किया था और फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सिर्फ 4.5 एकड़ ज़मीन परिंदों को रखने के लिए दी। इस्लामाबाद के शहरियों की तफरीह के लिए दुनिया भर से महंगे और कीमती नायाब परिंदे बर्ड्स एवरी में लाकर रखे गए। जगह तंग होने की वजह से बर्ड्स एवरी में रखे लाखों रुपए के कई कीमती परिंदे मर गए। अदालती हुक्म के बावजूद CDA मुआहदे के मुताबिक बर्ड्स एवरी के लिए मजीद जगह फराहम नहीं कर रहा, जिस पर मेंबर माहौलियात CDA ने कहा कि बर्ड्स एवरी के लिए इजाफी 3 एकड़ जगह जल्द फराहम कर दी जाएगी। CDA अपने खर्चे पर नई जगह डेवलप करके बर्ड्स एवरी के लिए फराहम करेगा। CDA बर्ड्स एवरी को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर से मुआहदे में 5 बर्ड्स की तोसी करेगा। फंड्स फराहम होते ही बर्ड्स एवरी के लिए इजाफी जगह फराहम कर दी जाएगी, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि CDA फंड्स की कमी का बहाना बनाकर राह फरार इख्तियार करना चाह रहा है। CDA को मुआहदे की पासदारी का पाबंद किया जाए। अदालत ने CDA को अगले 10 दिन में मुआहदे पर अमल दरामद का हुक्म देते हुए कहा कि बर्ड्स एवरी के लिए इजाफी जगह फराहम करने के बाद 10 दिनों में अदालत को रिपोर्ट भी पेश की जाए। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ ताल्लुक का शुबा, 2 पाकिस्तानी और 4 अफगानी शहरियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी के तहत ये अफराद ना तो किसी अमरीकी बैंक में अकाउंट खोल सकेंगे और ना ही अमरीकी मालियाती निज़ाम तक किसी भी किस्म की कोई रसाई हासिल कर सकेंगे। इन अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई, ताहम इतना जरूर बता दिया गया है कि इनमें से 5 का ताल्लुक तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की माली मुआवनत करने वाले ग्रुपों से है, जबकि एक अहम तालिबान कमांडर है। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का खात्मा करने के लिए अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज करनी चाहिए। पाबंदी की ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाक अमरीका ताल्लुकात अपनी तारीख के तल्ख तरीन दौर से गुजर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात और तनकीद की गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जबकि तकरीबन हर रोज ही अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को किसी न किसी किस्म की जुबानी धमकी या कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा का कहना है कि हम पाकिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि अमरीकी मुआवनत से चलने वाले रेडियो स्टेशन मुशाल की नशरियात को बहाल किया जाए। अमरीका ने पाकिस्तानी वजारत दाखिला से मुतालिबा किया है कि इस्लामाबाद में अमरीकी इमदाद से चलने वाले रेडियो मुशाल की नशरियात पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। अमरीकी दफ्तर खारिजा की तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी वजारत दाखिला की जानिब से 19 जनवरी को रेडियो मुशाल पर लगाई जाने वाली पाबंदी पर अमरीका को तशवीश है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा का कहना था कि हमने पाकिस्तानी हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है।
اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ریڈیو مشال کو بند کرنے کا فیصلہ واپس لے اور آزادی رائے کے عالمی اقدار کو پامال نہ کیا جائے۔ حساس ادارے کی رپورٹ پر پاکستانی وزارت داخلہ نے ریڈیو اسٹیشن کے دفتر کو سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور ریڈیو کی نشریات بند کر دی گئی تھیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ مشال ریڈیو امریکی ایجنسی CIA کے لیے کام کر رہا تھا اور اس نے وائس آف امریکہ کی فریکوینسی چوری کر رکھی تھی، جبکہ ریڈیو کی نشریات پاک افغان بارڈر، بلوچستان، فاٹا اور بیرون ملک میں بھی جا رہی تھیں۔ نشریات میں پاکستان کو دہشت گردوں کی جنت قرار دینے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ جنوبی کوریا کے ہسپتال میں آتش زدگی، 41 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ آگ ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہسپتال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ واقعے کے بعد فائر بریگیڈ عملے نے ہسپتال کی عمارت کو گھیرے میں لے کر آگ بجھانے کی کوششیں شروع کر دیں، جبکہ امدادی کارکنوں نے مریضوں کو باہر نکالا اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ تاہم متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت ہسپتال اور اس سے متصل نرسنگ ہوم میں تقریباً 200 کے قریب مریض موجود تھے۔ تاہم آگ بجھانے کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف کنٹرول لائن کے اطراف اور دنیا بھر میں کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ یوم سیاہ کی کال حریت رہنماؤں سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک نے دی، جس پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی انتظامیہ نے یوم جمہوریہ سے پہلے ہی وادی بھر میں بھارتی پولیس اور فوج کی بھاری نفری تعینات کر رکھی ہے۔ کشمیری شہریوں کا احتجاج روکنے کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں، جس کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز اور ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ یوم سیاہ منانے کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ بھارت نے طاقت کے بل بوتے پر کشمیریوں کا حق خود ارادیت غصب کر رکھا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں شہزادہ محمد سعودی عرب کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو ایک طاقتور اور مضبوط ملک بنانا چاہتے ہیں۔ ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، ابھی دنیا اس کو ایسا دیکھنے کی عادی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض ناقدین سعودی عرب کو سست رفتار ترقی پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، مگر اب معاملہ اس کے برعکس ہے۔ PSL 3 پاکستان کرکٹ بورڈ کا کھلاڑیوں کی نگرانی کا فیصلہ۔ PSL 2 میں ہونے والی فکسنگ کے بعد ایونٹ کے تیسرے ایڈیشن کے لیے PCB نے کھلاڑیوں کی کڑی نگرانی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ PSL 3 کا آغاز 22 فروری سے UAE میں ہوگا۔ گزشتہ سال پہلے ہی میچ کے بعد ایونٹ فکسنگ الزامات کی زد میں آ گیا تھا۔ کرکٹ بورڈ نے اس بار کھلاڑیوں کی سخت نگرانی کا فیصلہ کیا ہے۔ کرکٹ بورڈ 2 انٹیگریٹی افسران کو بھرتی کرے گا۔ اینٹی کرپشن یونٹ بھی معمول کے مطابق کام کرے گا۔ آفیشلز کی بھرتی کے لیے اشتہار بھی دے دیا گیا ہے۔ امیدوار کا آرمی افسر ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ٹاپ آرڈر کی فارم میں واپسی پر قومی ٹیم کے کپتان خوشی سے سرشار ہیں۔ آکلینڈ میں کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ طویل وقفے کے بعد پہلی جیت کی بڑی خوشی ہے۔ پچ بھی پہلے میچ کی نسبت اچھی تھی۔ ہمارا پلان پاور پلے میں وکٹیں نہیں گنوانے کا تھا۔ ابتدا میں تھوڑا سنبھل کر کھیلنا پڑا، بعد ازاں خراب گیندوں پر جارحانہ اسٹروکس بھی کھیلے۔ اوپنرز فخر زمان اور احمد شہزاد نے اپنی ذمہ داری اچھے انداز میں نبھائی۔ مستحکم بیٹنگ کی بدولت حاصل ہونے والے بہتر ٹوٹل نے فتح کی بنیاد رکھی۔ اپنی فارم سے بھرپور لطف اندوز ہوا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں بنیادی طور پر موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمالی علاقوں مالاکنڈ اور کوئٹہ ڈویژن میں بہت سردی ہو سکتی ہے۔ رات اور صبح کے گھنٹوں کے دوران پنجاب کے چند علاقوں میں دھند کے غالب رہنے کا بھی امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.